की बात हो, सुभाष चंद्र बोस की बात हो। और ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जो है हिसाब मांगने के लिए पहुंच चुके हैं कालवा में। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार पूरी सड़क जाम हो गई है। कितने हजारों लोग जो है इस यात्रा में शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा को लेकर पूरे हरियाणा में जा रहे हैं और अभी खंडपिल्लू खेड़ा के गाँव कालवा में पहुंचे हैं हिसाब मांगने के लिए। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार हजारों की संख्या में लोग जो है वो बढ़ चुके हैं सड़क पर दीपेंद्र हुड्डा के साथ इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए। पूरी सड़क आप देख पा रहे हैं जाम हो चुकी है। इतना भारी जन सैलाब इस यात्रा में पहुंचा है और दीपेंद्र हुड्डा जो है पहुंच चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं फूलों से किस प्रकार वर्षा हो रही है दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर। सभी को विधायक सुभाष गांगुली वे सोनीपत से सांसद जो है आप देख पा रहे हैं ब्रह्मचारी जी उनके साथ मौजूद हैं इस यात्रा में। संबोधित करेंगे। हेलो, आजा मास्टर से अनुरोध है कृपया करके 2 मिनट के चले जाए प्रचार गाड़ी से प्लीज। हजारों की तादाद में जो है हजारों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर खोल दिया। और देखिए पूरा रोड जो है चारों तरफ जहाँ तक भी नजरें दौड़ाए वहाँ तक ही कांग्रेस पार्टी की तख्तियां हाथों में लिए झंडे लिए जो है वो लगातार और ये देखिए अगर तिल भी गिरे तो वो भी व्यक्ति पर गिरे। इतनी भीड़ वाकई में जन सैलाब जो है टूट पड़ा है उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं एमपी ब्रह्मचारी वे विधायक सुभाष गांगुली के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लेकर कालवा गांव से पिल्लू खेड़ा की ओर आगे बढ़ते हुए फूलों की वर्षा हो रही है। कितना भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें। यहाँ पर कालवा गाँव में बहुत बड़ा हुजूम है और सुबह
भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे इंसाफ के जननायक आज मैं कह सकता हूँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री आज आपके बीच में हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे अपने लिए बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी बात कर सकती आज हमारे क्षेत्र में और हमारे विधायक भाई सुभाष देशवाल के नेतृत्व में संयोजन में आज ये यात्रा आज हमारे युवा पीढ़ी के प्रणेता हरियाणा के भविष्य हरियाणा के विधानसभा के रूप में हरियाणा की सरकार की नींव रख दी गई है। मैं आपका सोनीपत लोकसभा में सभी जो हल्के में आपसे स्वागत करता हूँ। साथियों में कहना चाहता हूँ मुझे कोई कहने में देर नहीं है, चाहे सुभाष गांधी हो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, इस नौजवान की मेहनत से आज हम दोनों एक एमएलए और एक एमपी का काम किसी नेता निकले तो उसका नाम जितेंद्र हुड्डा है। ऐसे नौजवान को आशीर्वाद दे दो कि आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे और ये मुसलमान सभी को हरियाणा में नंबर 1 होगा। आज मैं कारवा की धरती पे सभी लोगों की धरती पे मैं चाहता हूँ ऐसा नौजवान 36 बिरादरी को साथ लेंगे ऐसा नेता हरियाणा में नहीं है, ऐसा नेता हरियाणा में नहीं है। 36 बिरादरी से आगे करना चाहता हूँ। हरियाणा का विकास चाहते हो, हरियाणा का हित चाहते हो और अपना हित चाहते हो, बेरोजगारों का हित चाहते हो, किसान का हित चाहते हो, व्यापारी का हित चाहते हो, मजदूर का हित चाहते हो तो कहना चाहता हूँ तो बहुत सीखते थे। गरीब अमीर की कोई बात करता है तो कांग्रेस तो कमान को बात करके हमारे नेता माननीय श्री जी को कि आप अपना उद्बोधन दें और इस टीम की जनता सभी और इस क्षेत्र की को अपना उद्बोधन देंगे। धन्यवाद। लेकिन देखिए मैं माना सुन देता हूँ मैं दूसरे आजादी रहा हूँ आ रहा हूँ तो क्या आ रही है जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 1 महीने से ये अभियान हरियाणा मांगे साथ आज से 1 महीने पहले हमने भाजपा सरकार से 15 सवाल पूछे और कहा कि नहीं मुझे इन सवालों का आप जवाब दो क्योंकि 10 साल से आप सरकार में 10 साल से ऊपर भी नीचे भी और अब समय आ गया कि आप जवाब दो हरियाणा की जनता को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बीजेपी ने हरियाणा का गड्ढा बिठाने में कोई कसर कभी छोड़ी नहीं। मैंने बताओ बीजेपी से सीख लिए या कसर बाकी रह रही है और हमारे सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं थे। हमने
सीधे सवाल बीजेपी को पूछे कि 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और ये हम नहीं कह रहे, भारत सरकार बता रही। भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार भी इन्हीं की सरकार है, उनके अनुसार देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हमने देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, सबसे क्राइम, सबसे ज्यादा अपराध दर हरियाणा में क्यों है? ये भी भारत सरकार के अनुसार। सभी को मैं आप देखो, दीन में देखो, पूरे प्रदेश में देखो, सबसे ज्यादा क्राइम हरियाणा में हो गया। सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? नशे में पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, 10 साल में यह क्यों करती है? जो खेल में नंबर 1 था हरियाणा, आज वो नशे में नंबर 1 हरियाणा बना दिया आपने। हरियाणा के हर नागरिक को आपने उलझा दिया, होटलों में उलझा दिया, आईडियों में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, फला पोर्टल पोर्टलों में उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराए जाओ, चक्कर काटे जाओ, उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? जब गुजरात में पोर्टल लागू नहीं है तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल और आइडिया क्यों लागू करिए आपने? हमने सवाल पूछा। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्तियों में उलझा दिया। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? सीटी और कच्ची भर्तियों में हरियाणा नौजवानों। एक बात है, ये आगे जो अपने तख्ती ऊपर कर रहे हैं, मैंने देख ली तख्ती नीचे कर लो भाई। तो ये आपस में जब ये बाद में पड़ता, बाद में बेशक तख्ती अपनी कर लेना, अभी तख्ती नीचे कर लो। अब ये राहुल आडवा जो है, ये अपनी तख्ती नीचे करा लें, जब चलेंगे तब देख लेंगे कोई बात नहीं। तो उलझा दिया हरियाणा के आम आदमी को, तो उलझा दिया पोर्टल और आईडियो में, नौजवान को उलझा दिया सीटी में, कच्ची भर्तियों में। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 वर्ष के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के परिवारों को मिलता था हमारे समय। एक कोई नई टंकी टूटी तो पानी का कनेक्शन दिया नहीं, लेकिन पानी के बिल पकड़ा दिए कि नहीं पकड़ा दिए बिल गरीब आदमी को? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 10 साल बीजेपी सरकार में किसी ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज, बीपीएल की 36 बिरादरी को एक कोई 100 गज का प्लॉट किसी गांव में मिला हुआ? बताओ, मिला हुआ है किसी को? किसी का मकान आया किसी गांव में? हमारे समय इंदिरा आवास योजना होती थी, गरीब की स्कीम्स खत्म कर दी, पक्की नौकरी खत्म कर दी, कौशल निगम ले आए, जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, पक्की नौकरी का अधिकार और पक्की नौकरी में आरक्षण का अधिकार, वो समाप्त कर दिया। पक्की नौकरी खत्म कर दी, कौशल निगम की कच्ची भर्तियां हरियाणा में शुरू करा दी, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन। और फौज की जो पक्की भर्ती होती थी, वो उसमें भी पक्की भर्ती को वापस लेकर अग्निवीर की योजना ले आए। हरियाणा को विकास की पटरी से इतनी बुरी उतारा इन्होंने। और उसके बाद अहंकार इतना, एक ऐसी सरकार जो अहंकार के लिए जाने जाएगी, घमंड के लिए जाने जाएगी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग का अपमान इस सरकार ने नहीं किया अपने अहंकार से। जब किसानों ने अपनी एमएसपी के लिए मांग करी, 750 किसानों की जान की कुर्बानी इस सरकार ने ली कि नहीं ली, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और एक शब्द सहानुभूति का नहीं कहा गया। ऐसी सरकार, इतनी अहंकारी सरकार। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए गए, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, 5000 स्कूल बंद कर दिए गरीब आदमी के। छोटे छोटे बच्चे 500 स्कूलों के आगे धरने पे, पहली दूसरी क्लास के छोटे छोटे बच्चों को धरने पे बैठना पड़ा। लेकिन इस सरकार के दिल में दया का भाव नहीं आया। ऐसी अहंकारी सरकार ये साबित हुई। हमारी बेटियों को अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारी खिलाड़ी बेटी, वो खिलाड़ी बेटियां जिन पर दुनिया में जिन्होंने हमारा नाम ऊंचा करने का काम किया है, 6 ओलंपिक विजेता बेटियां दिल्ली की जंतर मंतर की सड़कों पर अपने न्याय मांगती रही, 6 महीने तक धरने में बैठी रही।
विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, क्या कसूर था इनका? और दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा गया। जब दुनिया के पहलवान तैयारी कर रहे थे ओलंपिक में मेडल लाने की, हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर सरकार घसीटवा रही थी। जब मेडल आता है तो इनके पास फोन जाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों के, मगर उस समय 6 महीने तक उनका फोन किसी ने नहीं उठाया। एयरपोर्ट दिल्ली पे जब ये पहुंचेंगे मेडल लेकर, तो एयरपोर्ट पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन जंतर मंतर उनके घर के बाहर बैठ के जब धरना दे रही थी, उनसे मिलने 6 महीने तक कोई नहीं गया। इतना अहंकार, इतना अहंकार। हमने सवाल पूछा बीजेपी से, आज हरियाणा के साथ इतनी नाइंसाफी आपने करी है और अभी नाइंसाफी चल रही है। आपने देखा इस बार बजट में, आपने देखा हरियाणा को 1 पैसा मिलना तो दूर की बात है। देश में सबसे कम बजट अगर मिला पूरे देश में, तो हरियाणा प्रदेश को मात्र 1%, केंद्र सरकार का 1%। हरियाणा से 7 रुपए केंद्र सरकार लेती है और मात्र 1 रुपए हरियाणा को वापस देती है। 7 रुपए लेकर 1 रुपए वापस। चलो बजट में उन्हें भूल जाओ, मगर खेल बजट में आपने देखा ओलंपिक हुए 6 मेडल आए, 6 में से 5 मेडल हरियाणा के आए कि नहीं आए, हम बधाई देते हैं। लेकिन जब खेलो इंडिया का बजट पिछले साल का आप देखो, 2200 करोड़ के बजट में हमें इस बात का दर्द नहीं है कि 2200 करोड़ में से 500 करोड़ अकेले गुजरात को देने का काम किया, लेकिन हरियाणा के बाटे देश में सबसे कम 60 करोड़ हरियाणा के उस 2200 करोड़ के बजट में सबसे कम खेल के बजट में कम से कम हरियाणा आखिरी पायदान पे नहीं होना चाहिए था। अहंकार। और हरियाणा को इतनी दिल्ली में इतनी हरियाणा के साथ हरियाणा की इतनी बेकदरी करने वाली ये सरकार। और जब हम कहते हैं हमारा कसूर इतना है कि हम कहते हैं हिसाब दो, जब ये अभियान चला है कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है, बीजेपी वाले हिसाब दो, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ गए, बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ गए और दिल्ली से आकर कहने लगे कि हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेने वाले हैं। हुड्डा साहब हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हुड्डा साहब को हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब लेके रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, आपकी इतनी नाराजगी होगी पूरे प्रदेश में आपसे, और आपको पता चल गया जब सर्वे कराया और पता चला कि बीजेपी जा रही है हरियाणा से, इतनी नाराजगी हो गई। आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला कि नहीं बदला? प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा, अपना उप मुख्यमंत्री बदला, अपना गठबंधन बदला, अपना मुख्यमंत्री का भी चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया इलेक्शन से पहले? मगर और सही बात है, ये कुछ बदले, अब तो कुछ भी बदल लें, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदल लें, अब तो लोग सरकारी बदलने का काम करेंगे। ठीक कह रहे हैं, और लोग सरकार बदलेंगे। मगर बदलना था तो अपना अहंकार बदलना था, अपने अहंकार का रूप बदलना था, लेकिन अपना अहंकार का रवैया नहीं बदला। और यह देखा होगा आपने, अहंकार आपने देखा होगा, अभी जब चुनाव हुए तो इतना अहंकार 7वें आसमान पे कहने लगे कि 400 पार, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को हम बदलने का काम करेंगे। और जब लोगों ने उस अहंकार की हवा निकाल दी 240 पे रुक गए, और दिल्ली में हमारे सांसद गए और हर सांसद ने शपथ के बाद कहा जय संविधान। बीजेपी वालों को बड़ी तकलीफ हुई। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर, कौन लोकसभा देखता है, बीच में आसन से टिप्पणी आई माननीय हमारे स्पीकर साहब की ओर से कि जय संविधान नारे की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब पूरे सदन में 500-550 सांसदों के बीच में मैंने खड़े होकर अकेले ने कहा कि जय संविधान नारे पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, देश जय संविधान से चलता है, तो मेरे को क्या कहा आपने सुना होगा? जब मैं अकेला खड़ा हुआ कि जय संविधान तो नारा यहाँ पे गूंजेगा, तो मेरे को क्या कहा? बैठ जाओ। ये कहना बैठ जाओ। बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं, मैं बीजेपी वालों को बताना चाहता हूं, मेरे को तो आप कह सकते हो बैठ जाओ, लेकिन जय संविधान नारे की गूंज को बैठने नहीं देंगे। देश के कोने कोने में नारे गूंज जाएंगे। तो भाई ये कहते हैं कि हिसाब नहीं देंगे। दिल्ली से इनके नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं और कहते हैं 10 साल हरियाणा का हमने भ्रष्टाचार बता दिया हो,
देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा विदेश में पलायन करने पर हरियाणा नौजवान मजबूर, सबसे ज्यादा हरियाणा में भ्रष्टाचार भले हो लेकिन हिसाब नहीं देंगे। तो मैं बीजेपी वाले दिल्ली के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा को जानते नहीं हो, आप हिसाब नहीं देने की बात कर रहे हो, कहां आके बात कर रहे हो। ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। यहाँ हरियाणा में हरियाणा का आदमी सीधा हो सकता है, हरियाणा का आदमी ईमानदार हो सकता है, शरीफ हो सकते हैं। हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हम दिन में कई बार भी ठगे जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो दिल में टीस लेकर, दिल में दर्द लेकर हम आगे बढ़ते हैं। जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं और उसका हिसाब बराबर करना भी जानते हैं। ये हरियाणा की आप हिसाब। बीजेपी वालों 15 सवाल पूछे थे, आप जवाब नहीं दे रहे। और सुनो एक और बात कह रहे थे, एक और बात कहते हैं बीजेपी वाले, कहते हिसाब नहीं देंगे, हम तो 10 साल से हिसाब लेंगे। मैं कहता हूं धन्यवाद, हिसाब लिया जाता है जो सत्ता में हो और लेता वो है जो विपक्ष में हो। बीजेपी ने मान लिया है कि बीजेपी विपक्ष में जा रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उनके साथ ले लो। तो आप ये बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, अगर आप हिसाब नहीं दोगे तो मैं लिख के हिसाब दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को कर दिया था हार, विधानसभा चुनाव में कर देंगे साफ। हम इनको हिसाब दे देते हैं। और ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान को, गरीब को, मजदूर को मान सम्मान दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाए रखने की लड़ाई है। ये लड़ाई 2 महीने के बाद बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई महंगाई की कमर तोड़ने की, जिस महंगाई ने हर घर की कमर तोड़ रखी है, महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने की लड़ाई है। और भाई ये लड़ाई हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने की लड़ाई है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने सुना होगा बीजेपी की सरकार ने 1 हफ्ते पहले घोषणा करी, 500 रुपए सिलेंडर की करी कि नहीं करी घोषणा? ये सुनो, अरे 10 साल हमारे समय 400 रुपए में सिलेंडर था। मैं अपनी काकी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप इनके झांसे में मत आना। 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिलवाने का काम किया, 10 साल तक 1200 तक भी पहुंच गया था, कभी 1000, कभी 800। और जब आखिरी महीना, अभी तक तो लागू नहीं हुई है, लागू होते होते बोला भाई 10 साल तक तो ठीक बात है ना, 10 साल से तक तो भाई 1100, 1200। और भाई आखिरी महीने में जाते जाते बोला भाई एक रिफिल कराने की कोशिश करेंगे, अभी तक किसी की रिफिल नहीं आई है। तो यानी कि हम जो कहा करते कि आपने महंगाई में मार दिया आम आदमी को, वो बात सही थी। आप हमारी बात मान रहे हो, आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि आपने नुकसान कर दिया, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। हमारे समय 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आपको 10 साल के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। तो खैर ये भी आपकी नैतिक जीत है। आज 100 गज के प्लॉट की बात हो, आज आपने देखा इनके पास काम बताने के लिए नहीं काम है, इसीलिए घोषणाएं कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारे किसान को एमएसपी की गारंटी दिलाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की सहायता से इंदिरा आवास योजना हरियाणा में दोबारा से शुरू कराने की लड़ाई है।
कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवाने की लड़ाई है, मोबाइल में दोबारा से पक्की भर्ती शुरू हो, ये लड़ाई लड़ने की लड़ाई है। हमारे खिलाड़ियों को मान सम्मान मिले, इस बात की लड़ाई है। और हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को न्याय मांगने के लिए कोई दिल्ली की सड़कों पर नहीं घसीटे, फिर कभी ऐसा कोई उदाहरण ना बने, इस बात की लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में आप और हम मिलकर चलेंगे, हिसाब मांगते हुए चलेंगे। अभी आज रिकॉर्ड बना दिया, जैसे कह रहे थे सांसद जी, और मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, बहुत बधाई भी देता हूं कि भाई यहीं पे हम आए थे चुनाव के प्रचार में, और सभी दल के प्रचार में मैं उस समय आया था। आप सबने कहा था कि भाई आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि भाई इस बार पार है। और वो आपने ऐसे हमारे आदरणीय सत्पाल ब्रह्मचारी जी को, जो कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर आपके इलाके को आगे लेके जाने के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करेंगे, जिनका पूरा आशीर्वाद हमको हर रोज प्राप्त होता है जब हम संसद में जाते हैं, और इनके आशीर्वाद से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। तो हम आप सबका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये यहाँ से जिताने का काम किया। तो अभी हम चलेंगे, चलने का बड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे, बड़े जो है आराम से चलेंगे, भागा दौड़ नहीं करनी, क्योंकि स्लो चल रही है, बड़े आराम से चलेंगे। तो ये अपना आराम से चलेंगे। देखो इसमें ये है कि भाई ये वाली गाड़ी है ना, मीडिया वाली, ये मीडिया की गाड़ी है, न्यून लगाओ, इसके स्वागत के गेट के नीचे मीडिया गाड़ी है, इस गाड़ी के पीछे हम चलेंगे, क्योंकि मीडिया वाले जो हैं भाई, जो फोटो लेना, तस्वीर लेना चाहे लेते सारे हैं, दिखाते कम है हमारी, लेकिन ये इसमें स्वागत है, मीडिया वाले आए, हमारी फोटो लें और अपना तस्वीर भी लें। तो इसके पीछे हम चलेंगे और हमारे पीछे आप चलोगे, जो आगे जो हैं वो सभी साथी पीछे आ जाए, क्योंकि जब पीछे चलेंगे तो वो तस्वीर बनेगी, वो जब अखबार में जाएगी तो बीजेपी वाले हिलेंगे। ये बीजेपी जब से ये अभियान शुरू हुआ है, पूरी बीजेपी जब से अभियान शुरू हुआ है, पूरी बीजेपी तिलमिलाई हुई है कि नहीं तिलमिलाई हुई है? सबने में जाली होंगे। तो ये क्योंकि हम सच्चाई के सवाल पूछ रहे हैं, ईमानदारी के सवाल पूछ रहे हैं, जिनका जवाब इनके पास नहीं है। तो ये लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़ी बारिश भी हुई है, बारिश भी हुई, अच्छी बात है। ये आप ये मानना कि ये बीजेपी से हिसाब मांगने के अभियान को भगवान का भी आशीर्वाद पूरा प्राप्त है। भाई ये ऊपर से ये जो छिड़काव हुआ है, ये मानना गंगा जल बरसा है। भगवान ने कहा है, भगवान राम भी ऊपर बैठे कह रहे बीजेपी वाले अब मेरे नाम से राजनीति करके, और राम रूपी जनता को भूल गए। ना गरीब के लिए काम किया, ना किसान के लिए ना काम किया, और राम रूपी जनता को भूल गए और मेरे नाम से राजनीति कर गए। तो इसीलिए इनसे हिसाब मांगो। और भाई गंगा जल भी भगवान ने इसलिए छिड़का है कि ये पुण्य का काम है, भाई करते रहो, बीजेपी को करना छिड़काओ। तो अभी चलेंगे, भी जीते सारे धाम जहां भगवान के धाम है, वहां कांग्रेस जीत के आई है। और भाई मैं माननीय हमारे सांसद साहब के सामने कहना चाहता हूं, सुभाष देशवाल को जिताओ, फिर चेक बुक यही मिल जाएगी। तो आप मुख्यमंत्री होंगे और ये भी मंत्री होगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट। तो अब यहाँ से चलेंगे भाई। अच्छा एक बात बताओ, आप कौन कौन पूरा चलेगा भाई? है? बताओ भाई। देखो हमारी काकी तो सारी हाथ आ रही टोटली। अच्छा एक और बात रहेगी, ये बहुत अच्छी जो है, मैं अपने गांव का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक बात बताई गई कि टिटोली, बताई क्या गई मेरे को तो पता बचपन से कि भाई टिटोली गांव और अपना एक गांव है। मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा और इस चुनाव का वर्णन होगा, इस लोकसभा चुनाव में, ये सही बात है कि देश में सबसे ज्यादा
देश में 28 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की और विपक्ष की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत, अगर कहीं किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आई, वोट प्रतिशत आई, तो दक्षिण के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में नहीं, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत विपक्ष को मिली। और हरियाणा में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिली तो रोहतक लोकसभा में मिली कि नहीं मिली। देश में मत प्रतिशत में दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक के अंदर हुई। देश में दूसरी, छोटा सा प्रदेश है लेकिन दूसरी बड़ी जीत होना बड़ी बात है। और रोहतक में मत प्रतिशत की कहीं बात आई तो टिटोली गांव का नाम नंबर 1 पे पाया गया। तो मैं उसका धन्यवाद, और मैं आज धन्यवाद इस बात का आपको भी धन्यवाद कर दूंगा, भाईचारे में धन्यवाद करेंगे करने के, फिर नहीं तो मेरे नंबर कम हो जाएंगे, मैं बताऊं आपको। तो इस बात का मैंने, वैसे तो सभी भाई आपने देखा कि हर गांव से, हर शहर से हम जीते, हर गांव, हर शहर, छत्तीस बिरादरी में हर बूथ से हम जीते वहां। लेकिन टिटोली गांव में, क्योंकि सांगी गांव से भी टिटोली गांव कहीं ना कहीं, तो ये मैं यहाँ पे धन्यवाद करना मैंने अपना फर्ज माना। तो भाई आपके लिए हमेशा जो है, हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए इस विश्वास को हम हमेशा बनाए रखेंगे। अब सिस्टम से चलेंगे, जल्दी कोई भागना नहीं भाई, क्योंकि भागोगे तो भाई देखो कई जो बड़े बुजुर्ग है ना, बड़े आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो अब हम यहाँ पे पहुंचेंगे जहाँ ये जो वैन है मीडिया वाली, आप इसके पीछे हो लेना, सारे पीछे हो लेना, सिस्टम से आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं। आओ प्रभाव जी। तो ये देखिए बीजेपी सरकार से हिसाब मांगा दीपेंद्र हुड्डा जी ने, और अब इस यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए पैदल यात्रा हरियाणा मांगे हिसाब। कालवा से आप देख पा रहे भारी जन समर्थन मिल गया है और लोग दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ पैदल चलते हुए लगातार तस्वीरों को शेयर करते रहे। और ये भी कहा दीपेंद्र हुड्डा जी ने कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को भगवान जी ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया है बारिश करके, क्योंकि आज दिन में बारिश हुई। और ये देखिए किस प्रकार लोगों का प्यार और जन सैलाब उमड़ गया है, भारी जन समर्थन हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा जी को मिल रहा है। और ये यात्रा जो है गांव कालवा से पिल्लू खेड़ा तक जाएगी।